ठीक है। तो मोमेंटम बच्चों तुम्हारे पास क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी, ये चीज क्लियर है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, बच्चों आगे लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी, डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। बच्चों ऐसा ही यूनिट अगर मैं इसकी लिखता हूं तो ऐसा यूनिट बच्चों क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों अगर लिखता हूं तो ml t-1, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें लिख लो, नेक्स्ट it measure quantity of motion in an object, it measure quantity of motion in an object, it measure quantity of motion in an object, ठीक है। अब बच्चों मोमेंटम ये हो गया, अगर हम चेंज इन मोमेंटम लिखें तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मास इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ गए बच्चों, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m v फाइनल माइनस v इनिशियल, या m इंटू डेल्टा v वेक्टर। अब बच्चों बताओ इंपल्स क्या चीज होती है, फोर्स इनटू टाइम, बिल्कुल सही है, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों याद रहे, कई बार वो हमसे पूछता है कैलकुलेट इंपल्स ऑन पार्टिकल, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंपल्स का ही मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आगे बच्चों आप एक लाइन इसमें और लिख लो, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। मुस्कान नाम है ना आपका, ओके। तो यहाँ से आप मान के चलो, इवन बाकी बच्चे भी, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, पुराने से कोई खास लिंक नहीं है। तो यहाँ से ट्राई करें कि आज का काम आज ही कर लें और चीज़ें स्मूथ रखें, ठीक है। ओके, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, कुछ चीज़ों का मुझे आंसर दो, मे बी आपको पता हो या ना पता हो। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसको थोड़ा बहुत पता हो। इनइलास्टिक, 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 चिपक जाएगा। बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अगर हम फेंकेंगे तो वो उसी से स्टिक कर जाएगा, उसी से स्टिक कर जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा। इसमें ई क्या होता है, जीरो। ई क्या होता है, जीरो। ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी केवल इतना याद रख लो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वो चिपक जाएगा, इतना काफ़ी है बस। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जितने से टकराए उसी से वापस आ जाए, जिस एंगल पे जाए उसी एंगल पे वापस आ जाए, बस इतना काफ़ी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, इससे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इस तरह से लिख लो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस, चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस। तो फर्स्ट, ठीक है बच्चों, मान लो पार्टिकल ऐसे गया v स्पीड से, ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन माइनस, ठीक है। आफ्टर कोलिजन स्टिक टू वॉल,
आफ्टर कॉलिजन स्टिक टू वॉल, या इसी को बच्चों हम परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन E0 बोल देते हैं। तो बच्चों अब बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर मैं पूछता हूं तो फाइनल मोमेंटम बच्चों क्या हुआ? 0, क्योंकि स्टिक कर गया। इनिशियल मोमेंटम बच्चों क्या है? माइनस एम बी, विथ साइन देखेंगे तो माइनस एम बी। तो बच्चों इस पर्टिकुलर केस में चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम बी। मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों एम बी मान लो, डायरेक्शन तो खैर अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम किसे प्लस माइनस मान लो। वैल्यू वाइज बच्चों क्या हो गया? एम बी। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? कृष्णा कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बच्चों माइनस एम बी, फाइनल ये जैसे डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। तो बच्चों आगे कई जगह हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, कई जगह कई सिचुएशन को समझाने में मैं इसे डायरेक्टली यूज कर लूँगा। क्लियर है? तो इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? एम बी। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो आगे बहुत सारे चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं डायरेक्टली यूज कर लूँगा। ठीक। सेकंड बच्चों, मान लो यही सिचुएशन, एम मास वी स्पीड, वही प्लस माइनस। अब बच्चों गया, टक्कर खाके ऐसे वापस आ गया उसी स्पीड से। ई बच्चों दिया है 1, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब बच्चों बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2 mb। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2 mb, 0 नहीं होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के साथ लोगे। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बच्चों प्लस एम बी, इनिशियल मोमेंटम माइनस एम बी। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज हो गया 2 एम बी। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? बच्चों ये क्लियर है? बच्चों बताओ दोनों सिचुएशन में कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है। अब बच्चों थर्ड सिचुएशन, मान लो बच्चों ये सिचुएशन, पार्टिकल एम मास वी स्पीड से जा रहा है थीटा एंगल पे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। ई अगेन 1 है। ये मान लो बच्चों एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस। अब एक बार आई जे फॉर्मेट में आप चेंज इन मोमेंटम लिखने का ट्राई करो। बच्चों फर्स्ट 2 में अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। कृष्णा क्लियर है तुम्हें? नितिन तुम्हें क्लियर है? ठीक है, कर लो बच्चों। हेलो हेलो, बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? कर लो बच्चों। फर्स्ट 2 केस क्लियर है ना? टू वी कॉस थीटा, 2 एम बी कॉस थीटा आई क्या? ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेकंड क्लियर है? ठीक है बच्चों देखो ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो
तो ये एंगल भी थीटा हुआ। तो इसको अगर तोड़ोगे तो v cos थीटा v sin थीटा। बच्चों इसको तोड़ोगे तो जिससे एंगल टच है वो cos, उसके रिमेनिंग sin। बच्चों इनिशियल फाइनल को मैंने तोड़ लिया, उसमें कहीं कोई दिक्कत? थीटा cos sin, cos sin। बोलो बच्चों ये क्लियर है? अब बच्चों मैं चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल m फाइनल v cos थीटा i प्लस v sin थीटा माइनस जी, ठीक है, माइनस इनिशियल v cos थीटा माइनस i प्लस v sin थीटा माइनस जे। बच्चों माइनस जे वाले कट के फाइनली बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा 2mv cos थीटा i, 2mv cos थीटा i। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? यहां तक समझ पाए? तो बच्चों अब कंक्लूजन समझो। मान लो ये दीवार है, इससे कोई पार्टिकल टकरा के इसी से चिपक के रह गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? mv। उसी स्पीड से वापस आ गया तो चेंज इन मोमेंटम 2mv। और अगर थीटा एंगल पे आके टकराया तो 2mv cos थीटा। तो बच्चों इसको ऐसे समझो और बेटर बच्चों समझो। बच्चों ये दीवार है, इससे कोई चीज टकराएगी तो ये दीवार कहाँ फोर्स लगाएगी? इस तरफ। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो तुम्हारे दिमाग में सेट है, mv 2mv और 2mv cos थीटा sin थीटा जो भी हो। डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगी? जहां फोर्स लगता है उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा। तो दीवार अगर इधर है तो इधर फोर्स लगाएगी, तो इस डायरेक्शन में। ये दीवार है तो यहां फोर्स लगा रही है तो केवल इस तरफ। आप देखो आई में आंसर आया, इस तरफ यानी कि प्लस में आंसर आया, प्लस में आंसर आया। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चेंज इन मोमेंटम होगा और वैल्यू वाइज इतना होगा। और बच्चों समझो, इसको हम तोड़ते हैं तो ये दोनों वेलोसिटी आई, तो बच्चों इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। केवल इस पे फोकस करो। इधर v cos थीटा है तो बच्चों v से जाएगा और उसी स्पीड से वापस आए तो चेंज कितना हुआ? 2mv। अगर v cos थीटा से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2mv cos थीटा। बस वही चीज है। इतना बच्चों समझे? यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं, कर लो। समझ गए ना बच्चों यहां तक? ओके। अब बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल करो और मुझे बताओ। मान लो बच्चों मैंने बोला एक पार्टिकल को मैंने ऐसे छोड़ा, टक्कर खा के ऐसे ऊपर आ गया, h1 हाइट से छोड़ा, h2 हाइट पे आ गया, प्लस माइनस मास m। बच्चों h1 हाइट से छोड़ा, h2 हाइट पे आ गया, ठीक है। बच्चों फाइंड इम्पल्स ड्यू टू ग्राउंड। जैसे बच्चों किसी बॉल को गिराया, टक्कर खा के h2 हाइट तक आ गया, तो उस ग्राउंड की वजह से बच्चों क्या इम्पल्स है वो तुम्हें लिखना है। लिख लो बच्चों, ग्राउंड की वजह से क्या इम्पल्स आएगा वो तुम्हें लिखना। बोलो बच्चों जिससे भी हो जाए। ग्राउंड की वजह से इम्पल्स, इम्पल्स मतलब वही चेंज इन मोमेंटम।
√2 √2mg। सही है, सही है, सही है। और कोई बच्चों? नितिन हो पाया? कोई नहीं। मुस्कान आपसे? चलो बच्चों, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। h हाइट से अगर कोई चीज गिराओगे तो टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होती है? टकराने से जस्ट पहले बोलो बच्चों, √2gh। h हाइट से अगर मैंने कोई चीज गिराई तो टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या होगी? √2gh। बच्चों कोई चीज फेंकी, वो h हाइट तक जा रही है, तो उसको किस स्पीड से फेंका होगा? कोई ऑब्जेक्ट h हाइट तक जा रहा है तो उसको किस स्पीड से फेंका होगा? √2gh, √2gh। अब सोचो, तो बच्चों ये h1 हाइट से गिरा तो टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले बताओ बच्चों उसकी रफ्तार क्या रही होगी? h1 हाइट से गिरा है तो टकराने से जस्ट पहले क्या रफ्तार रही होगी? √2gh1। और टक्कर के बाद h2 हाइट तक गया तो टकराने के बाद क्या रफ्तार रही होगी? टकराने के बाद बच्चों h2 हाइट तक जा रहा है तो टकराने के जस्ट बाद क्या रफ्तार होनी चाहिए? बच्चों कोई ऑब्जेक्ट h हाइट तक जाता है तो उसको किस स्पीड से फेंके कि h हाइट तक जाए? √2gh। तो ये h2 हाइट तक जा रहा है तो टक्कर के बाद क्या रफ्तार रही होगी? √2gh2। ये चीज बच्चों समझ पाए? h हाइट से अगर कोई चीज गिरेगी तो टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड √2gh, और अगर कोई h हाइट तक जा रहा है तो उसे किस स्पीड तक से फेंका होगा? √2gh। याद करो बच्चों, अगर याद ना हो तो अभी याद कर लेना, ठीक है? अब बच्चों मैं चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं, तो मास फाइनल वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस √2gh2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी नीचे है 2gh1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बस ये आंसर। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? नंदनी बोलो कहीं किसी स्टेप में दिक्कत लग रही हो? देखो h हाइट से कोई चीज गिरेगी तो स्पीड √2gh, √2 वो टाइम होता है। मैंने दो चीजें बताई थी, अगर मैं इसमें टाइम पूछता तो जो आप बोल रहे हो वो सही है, और स्पीड ये होती है √2gh। और बोलो बच्चों कोई डाउट? समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों आप लोग मुझे बताओ न्यूटन के कितने नियम थे? 3। तो पहला नियम बच्चों क्या था? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या था बच्चों? कुछ ठीक है, स्टेट ऑफ चेंज बच्चों कई सारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो बच्चों फर्स्ट लॉ सिंपल सा ये है, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन until unless a net external force act on it। तो खैर समझते हैं बच्चों। इसके बाद आप हेडिंग लिख लो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बच्चों समझो, समझना, अभी केवल मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई कार है, इधर जा रही थी, इसमें 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर ये मतलब कार चलते चलते रुक गई तो कई बार हम उसे धक्का देके स्टार्ट करते हैं। धक्का देके स्टार्ट करते हैं तो बच्चों बताओ ये इधर जा रही थी तो किधर धक्का देके स्टार्ट करोगे? इधर। तो बच्चों अब मुझे बताओ अगर ये लोग अंदर ही बैठे बैठे धक्का देंगे तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो फोर्स है वो अंदर से ही है। अब कार रुक गई है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जबकि मैं अंदर से ही बैठ के धक्का दे रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही। अब बच्चों मान लो ये उतर के धक्का दे रहे हैं, उतर के धक्का दे रहे हैं,
फिर भी कार नहीं चल पा रही। रीजन, मान लो बच्चों दो लोगों ने आगे से धक्का दिया, अब कार चलेगी। तो बच्चों अब दिक्कत क्या है, नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स नहीं। तो हमें नेट फोर्स भी चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए। इंटरनल फोर्स होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, और यहाँ नेट फोर्स 0 है, उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। स्टेट ऑफ मोशन से मतलब होता है या तो रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना। समझ गए बच्चों? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चों लिख लिया। इसमें बस एक लाइन लिख लो, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ब्रैकेट में बच्चों रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ब्रैकेट में रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, until unless a net external force act on it, until unless a net external force act on it। तो बच्चों जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ये चीज बच्चों क्लियर है? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट लिख लो न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, ठीक है। तो बच्चों ये लॉ हमसे क्या कहता है? ये लॉ हमसे कहता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, या इस तरह से हम बोल सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। उतना सा हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बच्चों में ये लिख रहा हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई dt। याद रहे बच्चों ये एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने नेट लिखा है बट एक्सटर्नल अंडरस्टूड है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, dp बाई dt। अब बच्चों बताओ डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, स्लोप। तो आगे बच्चों एक लाइन लिख लो, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम कर्व, slope of momentum time curve gives net force, slope of momentum time curve gives net force, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स, तो फोर्स का इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा, मोमेंटम, लेकिन वो चेंज इन मोमेंटम। या चलो प्रॉपर अगर हम लिखें तो dp f dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp f dt इंटीग्रेशन, मान लो बच्चों ये t इनिशियल p इनिशियल t फाइनल p फाइनल, तो बच्चों इस साइड तुम्हारे पास आ गया p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और इसको मैंने वही छोड़ दिया, ठीक है। तो एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब बच्चों समझो, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या हो जाता है, एरिया। तो यहां से क्या साबित हो रहा है कि फोर्स टाइम कर्व का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो अब बच्चों इसके बाद एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों इसमें लिख लो,
एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व, एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व gives change in momentum. Area under force time curve gives change in momentum. ठीक है। अब बच्चों फोर्स ये है dp by dt। जैसे बच्चों याद करो वेलोसिटी dx by dt, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते थे? वेलोसिटी dx by dt। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? ठीक है। मान लो बच्चों एक्सीलरेशन dv by dt, तो एवरेज एक्सीलरेशन, तो ऐसे फोर्स ये है। अगर मान लो हमें एवरेज फोर्स लिखना हो, एवरेज फोर्स, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। इतना और कर लो बच्चों। अगर हमें एवरेज फोर्स लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। और डेल्टा p अगर लिखना हो तो वो अपने पास हो जाएगा एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो वो भी बताता हूं बच्चों। बच्चों बताओ यहां तक समझ पाए? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझो बच्चों, मान लो जैसे क्लास में सभी स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं, तो एवरेज निकालोगे क्या आएगा? 50। तो बच्चों अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसका एवरेज निकालोगे तो वही आ जाएगा। तो एवरेज फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो हम ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब एग्जाम्पल बच्चों एक आध इसमें कर लेते हैं, फिर आगे चीजें समझेंगे। बच्चों इस पैटर्न का क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में और कई एग्जाम में पूछा गया है। मान लो बच्चों m मास के पार्टिकल को v स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। यहां मान लो बच्चों टाइम t1 है। क्या टाइम है? t1। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम फॉर पार्टिकल, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फॉर t1 टाइम, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फॉर t1 टाइम। बच्चों ये x एक्सिस मान लो और ये y एक्सिस। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फॉर t1 टाइम। तो t1 टाइम के लिए बच्चों आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। वापस बोलो। सोचो और। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? t1 टाइम के लिए तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना t1 टाइम के लिए। नहीं, जल्दबाजी में मत करो, आराम से करो। t1 टाइम के लिए तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना। बच्चों अगर सही अप्रोच लगाओगे तो एक लाइन में आंसर आ जाए। mgt1 सही है। विद साइन लिखोगे तो माइनस का mgt1 jk बाकी। हाँ वो उसी वजह से मैंने xy दे दिया, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बच्चों समझो एक तरीका ये हो सकता है हम इसे रिजॉल्व करें, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें, फिर t1 टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें, फाइनल माइनस इनिशियल करें, बहुत लेंदी जाएगा। दूसरा तरीका बच्चों ऊपर देखो या इसे देखो,
चेंज इन मोमेंटम बच्चों क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। तो टाइम हो गया बच्चों t1। पार्टिकल बच्चों जब हवा में है, पार्टिकल जब हवा में है तो उस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, केवल ग्रेविटी का, केवल ग्रेविटी का, और कोई फोर्स इस पे नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, mgt1, ये आंसर। अब आंसर बच्चों ये हो गया। अगर बाई चांस वो वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो आप लिख सकते हो mgt माइनस जे इंटू t1। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये हो गया, फोर्स नीचे है, मैंने y के हिसाब से दिया है तो माइनस जे। एक बार चेक करो बच्चों, क्लियर है? ये बच्चों अगर पूछा जाए पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में बताओ, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो t की जगह 2u sin थीटा बाई जी लिख सकते हो, या वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में वहां से भी करोगे तो भी आसानी से आ जाएगा। बच्चों मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जैसे आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा घुमा के। जैसे बच्चों समझना, दो पार्टिकल मान लो हवा में टकराए t1 टाइम पे, उनकी स्पीड u1 u2 वेक्टर है, मासेस m1 m2 है, टक्कर हुई, कैसी हुई नहीं पता, इलास्टिक इनइलास्टिक। फिर t2 टाइम पे, t2 टाइम पे उनकी वेलोसिटी v1 v2 है। समझो, t1 टाइम पे टक्कर हुई, m1 u1 m2 u2, t2 टाइम पे m1 v1 m2 v2 वेलोसिटीज है। तो आपको m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 निकालना। तो बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 क्या चीज है, फाइनल मोमेंटम। m1 u1 m2 u2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनडायरेक्टली क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों m1 प्लस m2 टोटल फोर्स क्या लगेगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो चेंज इन मोमेंटम अब अगर मैं लिखूंगा तो m1 प्लस m2 इंटू जी, और टाइम में डिफरेंस t2 माइनस t1। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें कोई मतलब। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, m1 प्लस m2 इंटू जी, और टाइम का डिफरेंस क्या है, t2 माइनस t1। खत्म। बाकी किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, उनके क्या एंगल हैं क्या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में काफ़ी साल पहले पूछा गया, और भी इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनमें करना केवल ये है कि भाई कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो फोर्स इनटू टाइम। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक। अब बच्चों समझो कल आपका टेस्ट है, पहला टेस्ट है, तो ठीक ढंग से दें। बाकी टेस्ट होने के बाद मिलते हैं तो हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों एक काम करते हैं, एक तो हम टेस्ट पेपर ही डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टर्म पे, और फिर इसमें एक काम करो, केवल आप 4B एक्सरसाइज करना चाहो तो सारे कर सकते हो, लेकिन डिस्कस हम 4B कर लेंगे। टेस्ट वो कर लेंगे, कोई नहीं, तो अकेला टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मंडे को अपनी क्लास है तो उसमें केवल हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से टेस्ट दें, बाकी मिलते हैं फिर। थैंक यू बच्चों। कोई डाउट है तो बच्चों अभी पूछ सकते हैं।